माय नेम इज वैशाली शर्मा और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे। सीक्वेंस में हम लोग जो है बेसिक चीजें देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोल्जनो-वायस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंस भी देख ली थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट क्या होती है, और लिमिट्स पे बेस्ड अगर हम किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस चेक करना चाहते हैं तो वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है होता है या डाइवर्जेंट होगा, किस कंडीशंस में वो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होगा। इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं आई थिंक आप लोगों ने उन सबको देख लिया होगा ताकि आपके दिमाग में एकदम डेफिनेशंस क्लियर हों कि क्या क्या होता है। फिर हम लोग आज लिमिट ऑफ सीक्वेंस और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिए देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है। व्हाट इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है कि xn बी अ रियल सीक्वेंस देन रियल नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ xn फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट कि यहाँ से आप लोगों को समझना है कि कोई भी रियल नंबर जो है l वो लिमिट कब बन पाएगा। अगर वो लिमिट बनना चाहता है तो क्या बनाएंगे हम, इसका l का नेबरहुड बनाएंगे। ठीक है, अब आप चाहे इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बोल सकते हैं। इस l के नेबरहुड में, इस l के नेबरहुड में, नेबरहुड क्या बनेगा, इसका नेबरहुड बनेगा l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। इस l के नेबरहुड में l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन के अंदर सीक्वेंस की टर्म्स आनी चाहिए। वो भी कितनी टर्म्स आनी चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स आनी चाहिए। और क्या बोला जाता है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, एक n नोट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उसके बाद वाली सारी की सारी टर्म्स इस l के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर चली जाए। ठीक है, मतलब आपकी जो टर्म्स हैं वो इसके बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप l माइनस करें तो माइनस एप्सिलॉन से xn माइनस l लेस देन प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो मोड ऑफ xn माइनस l है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। मतलब l और सीक्वेंस की टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। उस केस में किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, n नोट के बाद वाली सारी टर्म्स के लिए, तब इस l को क्या कहा जाएगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहा जाएगा। ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप इसे सिंबॉलिकली देखना चाहते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस कैसे देखा जाता है तो उसका सिंबल यहाँ पर दिया गया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn अगर आप करें और आपको जो l मिलता है वो l ही क्या होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये हो जाता है। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या हुई, लिमिट की डेफिनेशन सिंपल से इतनी है कि अगर कोई भी रियल नंबर किसी सीक्वेंस की लिमिट बनना चाहता है तो उसके नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आनी चाहिए। मतलब आपको एक n नोट ऐसा मिलना चाहिए कि हाँ, इसके बाद वाली सारी टर्म्स जो है इसके नेबरहुड में चली जाएंगी। इससे पहले वाली टर्म्स के बारे में आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इसके बाद वाली सारी टर्म्स तो नेबरहुड के अंदर है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये l मेरा नेबरहुड बनना चाहता है, तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ से मेरी सीक्वेंस की टर्म्स स्टार्ट होगी x1 x2 एंड सो ऑन। यहाँ पर xn नोट आ गया। ठीक है, मतलब ये n नोट वाली टर्म है। ठीक है, इसके बाद वाली सारी टर्म्स जो इस l का नेबरहुड बनाया जाए। अब इस l का नेबरहुड बनाते हैं हम लोग, ये बन जाता है l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। इसके बीच में यहाँ पर इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी टर्म सीक्वेंस की हैं उनका जो l से डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। मतलब ये यहाँ सारी टर्म्स आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि l के एप्सिलॉन नेबरहुड में, ठीक है, l के एप्सिलॉन नेबरहुड में contains infinite number of terms, infinite terms of sequence। इसके पास तो infinite terms of sequence है। क्यों?
क्योंकि ये आपको पता है कि जो सीक्वेंस होता है वो नेचुरल नंबर से डिफाइंड होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, तो आपने अगर ये एन नोट एक फिक्स कर दिया, सपोज आपने इसको एन नोट को 100 ले लिया या 1 लाख ले लिया, उसके बाद की जो सारी टर्म्स हैं वो तो कितनी होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो वो सारी की सारी इस नेबरहुड में जाएंगी। तो एप्सिलॉन नेबरहुड क्या करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर क्या बचा, outside the neighborhood we have only finite terms, ठीक है। तो लिमिट सिंपली ये कंसेप्ट बोलता है कि अगर मैं लिमिट बनूंगा तो मैं अपने अंदर तो इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करूंगा और बाहर कितनी टर्म्स छोड़ दूंगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ दूंगा, ताकि कोई और लिमिट ना बन पाए, ठीक है। क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन ही यही होती है कि नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आनी चाहिए। अब बाहर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बची हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अपने नेबरहुड के अंदर कंटेन कैसे करेंगी, नहीं कर पाएंगी, तो वो लिमिट नहीं बन पाएंगी। सिर्फ एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिकली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, जो है ना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस if exist then it is unique, वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी, यूनिकली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि दूसरी डेफिनेशन क्या थी, दूसरी डेफिनेशन आई थिंक यही बोल रही होगी कि ये xn l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट, मतलब n नोट के बाद वाली सारी टर्म्स जो हैं वो l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन के बीच में है, मतलब n नोट के बाद वाली सारी टर्म्स l माइनस एप्सिलॉन से बड़ी और l प्लस एप्सिलॉन से छोटी या बराबर हो सकती है, ठीक है। तब इस l को क्या कहा जाता है, लिमिट कहा जाता है। देखिए ये बोल रहा है फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ n विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू n नोट, सारी टर्म्स इसके हैं इस नेबरहुड के अंदर है, तो l क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट ये बोलता है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज ऑलवेज इट्स लिमिट पॉइंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। लिमिट जो है वो हमेशा लिमिट पॉइंट बनेगा, लेकिन लिमिट पॉइंट हमेशा लिमिट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखें तो मेरे पास एग्जांपल है -1 की पावर n, अगर मैं ये लूं तो आपको पता है -1 and n is odd, 1 when n is even। आप देखें कि इसमें आपके पास जो है इसकी लिमिट आप लोग निकालेंगे, या फिर आप जानते हैं कि वी नो दैट इट्स लिमिट पॉइंट क्या है, इसके लिमिट पॉइंट है इसके 1 and -1। अगर आप इसकी लिमिट निकालते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप एक्सटेंड करेंगे, या फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 की पावर n करेंगे, वो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे कैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि आप कांस्टेंट पर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -1 when n is odd and 1 when n is even। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका लिमिट पॉइंट मिलता है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो लिमिट जो है, लिमिट पॉइंट जो है वो लिमिट हो जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है, या फिर अगर मैं इस एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मैं पहले आपको कन्वर्जेंस पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स एक साथ देख लेंगे कि कोई भी लिमिट कैसे निकालेंगे और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कन्वर्जेंस सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब बनता है, आप सिंपल सा ध्यान रखें कि कोई भी सीक्वेंस है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट की तो वो लिमिट ही बताएगी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेट करता है। अगर वो लिमिट फाइनाइट हुई तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। 3 केसेस में बांट देती हूं मैं यहाँ पर इसे, ठीक है। पहला है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट, और तीसरा है ऑसिलेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि कन्वर्जेंट है तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस एक्सन है मेरे पास तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन करूंगी मैं तो मुझे l मिलेगा, और ये l क्या होगा, लिमिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर l जो हुआ वो फाइनाइट है
लिमिट जो है वो क्या है, फाइनाइट है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। एल जो है वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है, तो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट। और अगर जो एल है वो ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, ठीक है, नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ओसिलेटिंग हो जाएगा। अब ये ओसिलेटरी सीक्वेंस भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है फाइनाइटली ओसिलेटिंग और एक होता है इनफाइनाइटली ओसिलेटरी, इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग, ठीक है। अब आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, फाइनाइटली ओसिलेटिंग सीक्वेंस को आप देख सकते हैं -1 की पावर n, ये फाइनाइटली ओसिलेटिंग है जो -1 to 1 के बीच में ओसिलेट करता है, ठीक है। इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग का एग्जांपल आप देख सकते हैं -1 की पावर n into n। यहाँ पर आपको जो टर्म्स मिलेंगी सीक्वेंस की वो क्या होगा, जब आप ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे ना तो आपको -n मिलेगा, मतलब माइनस नेगेटिव टर्म मिलेगी, और जब आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे ना तो आपको +n मिलेगा, मतलब पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगी। तो दो तरह के सीक्वेंस होंगे, एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा और एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो आपको दो लिमिट्स मिलेंगी, एक तो प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पर जो लिमिट है वो या तो प्लस इन्फिनिटी, एक लिमिट प्लस इन्फिनिटी और एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी मिलती है। तो यहाँ पर यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, मतलब लिमिट की जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको लिमिट जो है वो यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन दोनों केसेस में, ठीक है। तो अगर आपको फाइनाइटली लिमिट मिल रही है तो फाइनाइटली ओसिलेटिंग, अनफाइनाइट मिल रही है तो इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग। यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है तो इट हैज फाइनाइट लिमिट, तो वो कन्वर्जेंट होगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एल, कोई भी एल है वो आपके पास अगर लिमिट पॉइंट बनना चाहता, सॉरी लिमिट बनना चाहता है तो उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में एक एन नोड के बाद वाली सारी सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पर आप जब लिमिट निकालेंगे तो उसकी वो फाइनाइट आ जाएगा और उस केस में आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और वो एक्सन जो है वो एन पर कन्वर्ज करेगा। सीक्वेंस जो है वो एक्सन क्या होगा, एल पर कन्वर्ज करेगा, उस लिमिट पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। एग्जांपल्स में दोनों के एक साथ दे देती हूँ आपको। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया है कि लिमिट के वैल्यू निकालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप कन्वर्जेंट का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मेरे पास अगर ये सीक्वेंस है n/2n+5, तो इसमें देखें हम लोग इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सन निकालती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/2n+5। आपको जब भी लिमिट निकालनी है तो सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब कुछ कॉमन लेकर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो वो करें। आप देखें यहाँ पर n में कॉमन ले सकते हो, तो मैंने n कॉमन लिया तो ये बचा 2 + 5/n। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 विच इज फाइनाइट, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, सो एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक्सन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड कन्वर्जेस टू एंड कन्वर्जेस टू 1/2 पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। आप और भी एक सीक्वेंस ले सकते हैं कन्वर्जेंट में, जो कि जैसे कि अगर आप एक और सीक्वेंस लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक और सीक्वेंस, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 1/n, ठीक है। जो भी क्या है, क्योंकि आपको पता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n क्या आता है, 0 आता है, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। और किस पर कन्वर्ज करेगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हैं हम लोग, तो ये एग्जांपल है xn = 2n+1। आप ले सकते हैं पॉजिटिव n ले सकते हैं, आप नेगेटिव -n ले सकते हैं, ये सारे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं। क्यों, क्योंकि आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो सब में या तो आपको आइदर प्लस इन्फिनिटी मिलेगा या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, जब आप ये लेंगे तो आपको L जो है वो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, जब आप माइनस n लेंगे तो आपको जो L है वो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तीनों केसेस में आपका जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब थर्ड आता है हमारे पास ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ओसिलेटिंग सीक्वेंस में जो भी सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट नहीं है या डाइवर्जेंट भी नहीं है तो वो ओसिलेटिंग होता है।
ओसिलेटिंग को दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड करके बता दिया आपको कि फाइनाइटली ओसिलेटिंग और इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग। एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए थे। आप यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में अगर आपके पास है -1 की पावर n, ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस होगा -1 when n is odd, +1 when n is even, ठीक है, n is even। ठीक है, अब आप जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, तो अभी आपको यही चीज वापस मिलेगी क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। -1 when n is odd, n is even, ये मिल जाएगा। तो आप देखिए इसकी लिमिट जो है यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट की आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं, या तो +1 या -1, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस सीक्वेंस इज ओसिलेटरी सीक्वेंस। ये ओसिलेटरी सीक्वेंस है। इसी तरह से आप इस सीक्वेंस को देख सकते हैं, इसकी टर्म्स जो होंगी वो होंगी -1, फिर 2, फिर -3, फिर 4, फिर -5, फिर 6 एंड सो ऑन। तो आपको एक इस सीक्वेंस को आप लोग जब लिखना चाहेंगे तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, -n when n odd है, +n when n is even। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, तो आपको मिलेगा या तो -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी। जब n odd होगा तो आपको मिलेगा -इन्फिनिटी, जब n even होगा तो आपको मिलेगा +इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में भी आपकी लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये और इनफाइनाइट लिमिट्स मिल रही हैं आपको, तो ये इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की बात कर सकते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही खत्म होता है। अब आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है, कोई भी सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड सीक्वेंस इज नेवर कन्वर्जेंट, वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है। अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता है, नेवर कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है, ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर वो ओसिलेट कर रहा है, दैट मीन्स उसमें यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो उस केस में ये ओसिलेटरी सीक्वेंस हो सकता है और ये इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस होगा। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो वो सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट डजंट एग्जिस्ट, तो उस केस में ये सीक्वेंस क्या होगा, सॉरी, ओसिलेटरी सीक्वेंस होगा। ये ओसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। अगर इन सब में से कोई केस नहीं है तो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, या फिर इसका लिख भी लो आप, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है प्लस उसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यूनिक की बात नहीं हो रही है, कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस खत्म हो जाता है। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंस पे जो थ्योरम्स आती हैं वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।